नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्कूल विद्यार्थी इस मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 10th। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी लोकवाणी। हिंदी लोकवाणी ये उन लोगों का बुक है जिन्होंने आधा संस्कृत और आधा हिंदी लिया है या फिर आधा उर्दू और आधा हिंदी लिया है। ठीक है, तो ये उन बच्चों की किताब है। ठीक है, हिंदी लोकवाणी। आगे बोर्ड है महाराष्ट्र, ईयर है 2021 और मीडियम है इंग्लिश मीडियम। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं इस चैनल के तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ से आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना है ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड की गई है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन अब आपको नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी अपलोड कौन सी वीडियोस है वो आप प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हो। आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2, खोया हुआ आदमी। ठीक है, इस पाठ को लिखा है सुशांत सुप्रिय। इन्होंने लेखक का परिचय पढ़ते हैं। उनका जन्म हुआ है 1968 पटना बिहार में। परिचय, रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। सो ये बहुत ही ग्रेट लेखक हैं। इनका जो लेखन होता है वो ज़्यादा करके उसमें सच्चाई आपको दिखाई देती है। विडंबना यानी कि दुख जो होता है वो दिखाई देता है। और इन्होंने 500 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं और वो उनके जो आर्टिकल्स हैं वो पत्र पत्रिका मतलब जो फेमस पत्र और पत्रिकाओं हैं मतलब उनमें ये फेमस हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। इन्होंने प्रमुख कृतियाँ मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है जो बहुत फेमस है। एक बूंद यह भी, ये इनका कविता संग्रह फेमस है। हत्यारे तथा है राम कथा संग्रह है ये। इन गांधी जीज कंट्री अंग्रेजी कविता संग्रह है। इत्यादि लेखन इनका बहुत ही फेमस है। अभी इस पाठ के संबंधित मतलब खोया हुआ आदमी, इस पाठ के संबंधित पढ़ते हैं। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो वर्णनात्मक कहानी है, ये सिर्फ कहानी नहीं है। तो इस कहानी में आपको बहुत सारे वर्णन दिखाई देंगे और एक खोया हुआ आदमी है और उसके माध्यम से ये पूरी जो कहानी है इस खोया हुआ आदमी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और इस खोए हुए आदमी के वजह से हमें पता चलता है कि समाज में कितना विषमता है, कितना डिफरेंस है। बहुत ऊंचे लोग हैं, नीचे लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जाति पाति को मानने वाले लोग हैं। तो ये सब जो कुरीतियाँ हैं, ये जो गलत रीतियाँ हैं हमारे भारत देश में, तो उसको भुला देने के लिए ये चैप्टर बहुत आपको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये चैप्टर आपको सिखाता है वो ये है कि अगर आप अच्छा कार्य करते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, और सबसे मिलता है, पशु पक्षी मानव सभी से आपको रिस्पेक्ट मिलता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रखने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक चीज़ें मतलब पॉजिटिव थिंग्स हमें करना चाहिए। नेगेटिव थिंग्स के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए और वो करना भी नहीं चाहिए। सबके साथ हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये सीख, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। अभी हम लोग पाठ को
पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो प्लीज़ आप ई बाल भारती इस वेबसाइट से बुक्स, टेक्स्ट बुक जो है वो डाउनलोड कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। ठीक है, ऐसे हमारी स्टोरी चालू हो जाती है कि बहुत 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 साल पहले एक पुराना बहुत गांव था। वहाँ पे एक भटकता हुआ आदमी आता है और उसकी दशा कुछ अच्छी नहीं होती है। चिथड़ों में लिपटा मतलब क्या, फटे कपड़े उन्होंने, मतलब उस आदमी ने फटे कपड़े कैसे कैसे पहने थे, जैसे भिखारी होते हैं, पागल लोग होते हैं, ठीक है, जिनको कपड़ों का कोई ज्ञान नहीं होता, उनके कपड़े फटे रहते हैं, सब जगह कपड़े नहीं होते उनके पास अच्छे से। तो इस तरह से ये भी जो आदमी था चिथड़ों में लिपटा हुआ, मतलब जो फटे हुए कपड़े उसमें ये लिपटा हुआ था और देखने पे लग रहा था कि ये कोई पागल इंसान है। और ये कुत्ते, पता है आपको, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो ऐसे कचरा उठाने वाले, ऐसे कुछ भिखारी लोग होते हैं या फिर कुछ मेंटल पर्सन्स भी होते हैं जो ऐसे ही छोड़े जाते हैं। उनका ख्याल कोई नहीं रखता तो वो छूट जाते हैं या फिर उनको छोड़ा जाता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उन पे ये स्ट्रीट डॉग्स हमेशा बार्क करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। तो इस गांव के जो कुत्ते थे वो भी सिमिलर यही कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता है डॉग्स को ये चोर है या फिर ये अच्छा पर्सन नहीं है। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। बेतहाशा मतलब बहुत भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। मतलब पहले तो कुत्ते कम नहीं थे उसको तंग करने के लिए, पर उसमें फिर छोटे बच्चे भी ऐड हो जाते हैं। छोटे बच्चे देखते हैं वैसा ही करते हैं, वो कुत्ते को देखते हैं कि कुत्ता उसको तंग कर रहे हैं, सब कुत्ते उस आदमी को तंग कर रहे हैं, तो ये बच्चे भी चालू हो जाते हैं उसको तंग करने के लिए। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। इतना तंग करने के बावजूद वो जो आदमी था वो बच्चों को कुछ भी नहीं बोल रहा था, उन पे चिल्ला नहीं रहा था, उनको कुछ गुर्रा नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। नसीब की बात होती है, तो यहाँ पे भी एक चेंज आता है स्टोरी में। और संयोग, संयोग मतलब किस्मत, एक किस्मत नाम की चीज़ होती है हमारे सभी के लाइफ में। तो किस्मत से क्या होता है, उसी रास्ते से एक भला आदमी जाता रहता है, एक सज्जन व्यक्ति। तो वो देखते हैं कि ये बच्चे बिना वजह उस आदमी पे पत्थर फेंक रहे हैं। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। गरिमा यानी कि गौरव, ठीक है, प्राउड। तो ये जो सज्जन व्यक्ति है वो उसके पास जाता है, उस आदमी के पास, और वो उसको देखता है तो पता चलता है कि ये खोया हुआ है, मतलब मेमोरी लॉस्ट ये पर्सन है। पर फिर भी ये कोई सज्जन दिखाई दे रहा है, मतलब ये कोई भिखारी नहीं है, ये खोया हुआ है, कुछ भूला हुआ है, ठीक है। खोएपन के उसके भाव, एक्सप्रेशन जैसे कुछ ब्लैंक है, कोई मेमोरी नहीं है, सब कुछ मेमोरी लॉस्ट हो चुका है। पर ये जो आदमी है वो कोई अच्छा आदमी है, क्योंकि इसके जो चेहरे पे गरिमा के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत प्राउड ऐसा ये आदमी दिखाई देता है, गौरवपूर्ण। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा, मतलब ऐसा ये अच्छे से दिख रहा है तो ये पागल तो नहीं है। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। आगंतुक मतलब ये गांव वाला आदमी नहीं था, पर गांव में वो आया था ऐसे ही। आगंतुक मतलब बिना बताए आने वाले को आगंतुक कहते हैं। तो गांव में ये आगंतुक जो भला व्यक्ति आया था तो उसने उस आदमी से, मतलब वो जो बच्चे जिसको तंग कर रहे थे, जिसको हम खोया हुआ आदमी आगे बोलेंगे, तो ये जो अच्छा सज्जन व्यक्ति है वो खोए हुए आदमी को उसका नाम पता पूछता है, पर वो कोई उत्तर नहीं देता। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। इतना ही उसको बोलने को समझ रहा था कि मैं खो गया हूँ।
उस आदमी को कुछ पता नहीं था, उसका नाम पता कुछ भी नहीं, उसका परिवार, सिर्फ उसको इतना ही पता था कि मैं कहाँ तो खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। ठीक है, तो ये उसी गांव का इंसान है। सॉरी, ऊपर मैंने बोला कि आगंतुक। तो ये जो गांव वाला इंसान है, भला व्यक्ति है, तो उसने एक निश्चय किया कि वो सभी लोग उसको खोया हुआ आदमी ही कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। लोप हो चुका था मतलब मिट गई थी। वो इतना खोया था कि उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, कुछ भी। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। मतलब उसको कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है। न उसे अपनी जाति पता थी, ना अपना धर्म, वो कौन से जाति से बिलोंग करता है, उसका धर्म कौन सा है, वो ये हिंदू है या मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, कुछ याद नहीं है उसको। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। पर इतना सब होने के बावजूद इसको कुछ पता नहीं था, ये खोया हुआ था, ये ब्लैंक था। फिर भी लोगों को ऐसा लगता था कि हम इससे कुछ जानते हैं, हम इससे परिचित हैं। ठीक है, और इस वजह से वो सभी को थोड़ा अपना सा लगता था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। तो जब गांव में, आपको पता है ग्राम पंचायत होती है, कोई डिसीजन ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग लिया जाता है, तो इस खोए हुए आदमी को वो सज्जन व्यक्ति गांव में लेके जाता है। तो गांव में भी सभी लोग यही बोलते हैं कि ये जो खोया हुआ आदमी है वो अपना सा लग रहा है हमें। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। गांव के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं और उनमें इंसानियत बहुत होती है, जो शहर में एज कंपेयर नहीं होते। पर गांव वाले लोग बहुत भावनाशील होते हैं। तो उन्होंने उस खोए हुए आदमी को अपने गांव में रहने के लिए हाँ बोल दिया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। और ये बात सच है। ठीक है, ये इस पे साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया है कि जब कोई एनिमल म्यूज़िक सुनता है, एकदम अच्छा म्यूज़िक सुनता है, तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। हमारा भी कुछ ऐसा ही होता है, हम जब लो फील करते हैं तो हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें थोड़ा बेटर फील होता है। ठीक है, तो वैसे ही खोया हुआ आदमी जब गाना गाता था तो गाय भैंसे उसका जब गाना सुनती थी तो वो ज़्यादा दूध देने लगती थी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। देखिए, म्यूज़िक एक ऐसा गुण है कि किसी भी व्यक्ति को वो अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हम सिंगर्स को बहुत मानते हैं और हर व्यक्ति का एक फेवरेट सिंगर होता है, राइट। तो ये जो बच्चे थे इस गांव के, ये खोया हुआ आदमी जब भी गाना गाता था, ये बच्चे भी उसके यहाँ पे मतलब उसकी ओर खींचे चले आते थे, अट्रैक्ट होते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। देखिए, ये खुद खोया हुआ है, उसको कुछ पता नहीं है, पर इसके गीत सुनकर, पुराने गीत सुनकर उस गांव में रहने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उनका यंग मतलब उनके यौवन के दिन उनको याद आते हैं। मतलब जब वो बहुत ही यंग थे वो दिन उनको याद आते, युवावस्था। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाला कमाल के गीत सुनाता था। तो देखिए, एक एक खोया हुआ आदमी आता है और उस पूरे गांव का नक्शा बदल जाता है। वो बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाता है, सबकी मदद करता है और सबको वो प्यारा लगने लगता है। तो उनको ऐसे लगता है कि ये जो आदमी आया है खोया हुआ,
तो अभी गांव के फूल और सुंदर लगने लगे हैं, गांव की तितलियां और भी प्यारी लगने लगी है, और जो जुगनू होते हैं फायरफ्लाइज वो और ज़्यादा रोशन लगने लगे हैं। तो ऐसे यहाँ पे लेखक ने लिखा है थोड़ा सा। और बच्चे तो उसके कंट्रोल में थे, क्योंकि वो जब भी गाना गाता था सब बच्चे उसके यहाँ पे खुद खुद ब खुद आ जाते थे। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। जो कुत्ते उस पे पहले भौंकते थे क्योंकि वो उनको जानते नहीं थे, पर अभी उनकी मतलब कुत्तों की और उस खोए हुए आदमी की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि लेखक ने लिखा है कि वो तो उसके सगे हो गए हैं, मतलब उनके तो रिश्ता बन गया उनमें। वे उसके आसपास ऐसे चलते थे जैसे उसे गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हो, मतलब इतना इतना वो प्यार करने लगे डॉग्स उससे कि वो जब भी चलता था डॉग्स उसके साइड से चलते थे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। तो ये देखिए, मतलब कुछ भी कभी कभी लोग सपने देखते हैं, मतलब लेखक ने ये पूरा वर्णन किया है कि ऐसा होता है रियल लाइफ में। ठीक है, आप गांव में जाते हो, हम सुपरस्टिशन बोलते हैं, अंधश्रद्धा बोलते हैं, जो भी, पर कुछ कुछ लोगों की ऐसी धारणाएं होती हैं कि उनका जो सपना है वो आया और सपना सच है। तो इस तरह से एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था उस गांव में, तो उसका वर्णन लेखक ने यहाँ का किया है कि एक गांव की एक वृद्धा लेडी थी, एक बूढ़ी लेडी थी। तो उसको अचानक सपना आ गया कि उसका एक बच्चा था वो बचपन में खो गया था, तो ये यही बच्चा है और ये फिर से वापस लौटा है। एक गरीब स्त्री थी जो घास काट कर उपले उपले मतलब गोबर, पता है ना, गोबर से उपले बनाते हैं वो, सो उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। देखिए, उसको ये जो लेडी थी उसके मन में कुछ कपट नहीं था, ये बहुत ही साधारण ऐसी महिला थी जो घास काटती थी, उपले थापती थी, मतलब गरीब थी, पेड़ों पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी, चूल्हे पे खाना पकाती थी, सिंपल उसकी लाइफ थी। पर उसको जब सपना आया और उसने उस सपने को खोया हुआ जो आदमी था उसके साथ शेयर किया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है, और खोया हुआ आदमी भी, उसको तो कुछ याद ही नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कौन सगा है, मेरा लड़का है या लड़की है, मेरी शादी हुई नहीं है, मेरे कौन माता, उसको कुछ पता नहीं। पर जब ये वृद्धा बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, प्रामाणिक मतलब ईमानदारी के साथ जब उसको ये सपना बताती है, तो ये ऐसा नहीं बोलता नहीं ये तो सपना है, ये थोड़ी सच है। वो उसका मन रखने के लिए हाँ बोलता है कि ठीक है, अगर आपको मेरी माँ बनना है, अगर आपको लगता है कि मैं आपका लड़का हूँ, तो मैं आपका लड़का बन जाता हूँ और आपके साथ मतलब रहता हूँ। और ये सिर्फ रहता नहीं है, मतलब इसके पास घर नहीं है और ये वृद्धा बोली तो ये मौके पे चौका नहीं मार रहा है कि चलो घर मिल गया। ये उस लेडी की, वो ओल्ड लेडी है, उसकी इतनी सेवा करता है जैसे एक रियल वाला बच्चा अपनी माँ का ख्याल रखता है, माँ की जैसे सेवा करता है वैसे ही सेवा ये खोया हुआ आदमी उस लेडी की, उस वृद्धा की करता है। और उस वृद्धा का नसीब इतना अच्छा है कि जब जब बूढ़े हो जाते हैं तो माता पिता को अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, और उसका बच्चा कभी कितने पहले खो गया था, पर इस खोए हुए आदमी के द्वारा उनको वो सुख उनके इस कठिन वक्त में मिला और उस वृद्धा का जीवन धन्य हो गया। ठीक है, धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चला। धीरे धीरे आपको पता है ना, पता चल जाता है कितने गुण हैं लोगों में, दिखावा है कितना, सच कितना है, झूठ कितना है, धीरे धीरे सब पता चलता है। वैसे खोए हुए आदमी के कितने अलग अलग गुण हैं ये भी गांव वालों को पता चला। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। तो ये जो खोया हुआ आदमी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
मतलब ये कुछ भी करता है तो वो अच्छा ही हो जाता है। ये पशु पक्षी से बात करता है, पता नहीं पशु पक्षी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, पर वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो बोलता है। तो ये चीज़ें गांव वालों ने नोटिस की कि ये पशु पक्षी से कुछ तो बातें करता है। बाद में और उन्होंने चीज़ नोटिस की, वह आंधी तूफान चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। ठीक है, तो देखिए जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, ठीक है, तो उसके बारे में भी ये पहले से ही बता देता। और टिड्डी का हमला यानी कि क्या होता है, एक लाल रंग का कीड़ा होता है, ठीक है, और वो फसल खाता है। तो बहुत सारे फसल खाता है, मतलब बहुत नुकसान कर देते हैं ये खेती के, टिड्डी के जो कीड़े होते हैं। तो चक्रवात मतलब आपको पता है साइक्लोन। तो जब भी आंधी आने वाली होती, तूफान, ये लोगों को आगाह कर देता कि आप ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आप क्या करो, प्रिकॉशन पहले से ही कर लो। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। और वो जो पहले से ही भविष्यवाणी कर देता था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, तो उसके वजह से बहुत सारे गांव वालों की मुसीबत पहले से ही टल जाती, क्योंकि वो पहले से ही प्रोटेक्शन सब वहाँ पे अरेंज करके रखते थे। एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की, पर कुछ समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। तो ये नसीब की बात है, उसका लक बहुत अच्छा है, या फिर इसमें सच में कुछ मैजिकल पावर्स होंगी, इसके बारे में लेखक यहाँ पे कुछ बात नहीं करते, पर जो उनको पता है वो आपको वो बता रहे हैं कि एक बार ऐसे ही बहुत ही सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं आ रही थी। तो ये जो खोया हुआ आदमी है वो आसमान की तरफ देखता है, कुछ बड़बड़ाता है किसी भाषा में, किसी देवता को कुछ बोलता है, और थोड़े दिनों के बाद 1 वीक नॉर्मली उसके बाद बहुत मूसलाधार बारिश होती है। तो सभी को लगता है कि उस खोए हुए आदमी ने कुछ तो प्रार्थना की है किसी भगवान से, और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और इसी के लिए बारिश हो गई। अभी पता नहीं कि सच में वो टाइम ही था कि या फिर बारिश होने ही वाली थी, तो ये भी हो सकता है। गांव के किनारे कुछ, और हाँ, तभी से वो बहुत ही चहेता हो गया, मतलब लोगों को लगा बाप रे इसमें कुछ मैजिकल पावर है, तो वो और फेमस हो गया। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। अभी आपको पता है, अगर आप गांव जाते हो तो अभी भी गांव में ऐसा सिस्टम ही है कि जो दलित लोग होते हैं, मतलब कम जाति वाले लोग, या फिर कुछ गांवों में जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम साथ में रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम के घर हिंदू से थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, और दलितों के घर भी गांव के किनारे होते हैं, मतलब गांव के बाहर साइड होते हैं। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली, पर ये खोया हुआ आदमी था, इसका कोई धर्म नहीं था, इसको कोई जाति पता नहीं थी, तो ये सबसे बात करता था। वो दलितों से भी बात करता था, मुसलमानों से भी बात करता था। वह दैनिक कामों में उनकी मदद भी कर देता था। ऐसे नहीं कि नहीं ये दलित है या फिर ये मुसलमान है, ऐसा उसका कुछ नहीं था। वो सबको मदद करता था, इनको भी मदद करता था, उनके कर्तव्य समझता, मतलब ये ऐसा पर्टिकुलर चीज़ क्यों करते हैं, ठीक है, वो भी ये समझ के लेता था। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता, उनके कर्तव्य समझाता, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत पढ़ा, उनके कर्तव्य समझाता, मतलब दलित लोगों पे बहुत नाइंसाफ़ी होती थी, उनको बहुत सारे जो अधिकार है वो दिए नहीं जाते थे। तो ये जो खोया हुआ आदमी है वो उनको समझाता कि ये आपके कर्तव्य है, ये आपके अधिकार है, आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ना होगा। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे कि ये हमारा हक है। बहुत सारे नॉर्मल जो हक होते हैं सभी लोगों को, वो हक उनको नहीं देते थे गांव वाले, ठीक है, उच्च जाति वाले लोग। तो खोया हुआ आदमी ने बताया कि नहीं, आपका ये अधिकार है, आप आपके अधिकारों के लिए लड़िए,
गवर्नमेंट ने आपको ये अधिकार दिया है, संविधान ने, तो इसके वजह से वो भी दलित लोग क्या करने लगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। और देखिए, ये खोया हुआ आदमी इतना समझदार है कि ऐसे नहीं कि एक साइड पे वो बोल रहा है कि अधिकारों के लिए लड़ो, और गांव वाले, देखिए ये सबका दोस्त है, तो वो दोनों साइड संभाल रहा है। ये दलितों को भी बोल रहा है कि आप हक के लिए लड़ो, और ये उच्च कोटि वाले जो लोग होते हैं, जाति वाले, उनका भी ये पसंदीदा है, तो वो उनको भी समझा रहा है कि अभी जाति पाति कुछ नहीं बचा है, संविधान के नज़रिए से सभी लोग समान हैं, और सभी लोग मतलब इंसानियत को ज़्यादा आप महत्व दीजिए। तो इस खोए हुए आदमी ने, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत जजमेंट करते हैं, जाति पाति को मानते हैं, तो उनको भी समझाया कि ये गलत बात है, इंसान को इंसानियत की नज़र से देखिए। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया वहाँ पे, आपसी भाईचारा भी बढ़ने लगा, मतलब उच्च जाति वाले लोग दलितों से बात करने लगे, दलितों की मदद करने लगे, सब अच्छा हो गया। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। हिंदू और मुस्लिम जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो भी उसने इतने अच्छी तरीके से हैंडल किया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ ईद मनाते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ होली दिवाली मनाते थे, ठीक है। इस तरह का माहौल उसके वजह से हो गया। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ये इस अकेले खोए हुए आदमी ने किया कि उसने धर्म मिटाए, जो दो धर्म अलग थे, जो एक दूसरे से बहुत अलग है, और उनमें जो दरार आई थी ये इसने कम कर दी, मिटा दी, और जातिवाद का जो प्रश्न था, ठीक है, वो भी उसने दूर किया। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो झगड़े होते हैं वो जाति पाति के वजह से या फिर हिंदू मुस्लिम धर्म के वजह से ही होते हैं, तो वो झगड़े ही मिट गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। मतलब आपको पता है ग्रामीण भाग में जब भी कोई विवाद होता है, ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, और सब बड़े लोग और जो गुनहगार होता है ये सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, चर्चा वो सब करते हैं, तो ऐसे ही वो सॉल्व करते थे। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। देखिए, दलित मतलब जाति पाति तो थी ही भारत देश में, और धर्म तो अभी भी है, हिंदू मुसलमान ये वाद अभी भी चालू है, पर उसके अलावा और एक प्रॉब्लम भारत में थी, जो कि स्त्रियों के बारे में, फीमेल्स। तो फीमेल्स की पहले वहाँ पे दशा कुछ अच्छी नहीं थी, पर खोया हुआ जब आदमी आया तो खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को भी ये बात सिखाई कि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, और आपको इसके लिए लड़ना पड़ रहा है तो लड़िए, पर ये आपका अधिकार है। तो गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। मतलब उस समय, ये बहुत पुराना चैप्टर है, तो उस समय में स्त्रियां क्या होती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी। उनका जो शौहर होता था, पति होता था, तो वो जैसे रखेंगे वैसे ही वो रहती थी। मतलब कुछ वो कर नहीं सकती थी, उस परिस्थिति के लिए जो है उसी में वैसा ही जियो। पर खोए हुए आदमी ने जब उनको समझाया कि आप भी अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो, तो उसके लिए अगर आपको लड़ना होगा तो लड़िए। तो फिर धीरे धीरे सभी स्त्रियां एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ने लगी। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार भी खत्म हो गए वहाँ पे। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, रिस्पेक्ट मिलने लगा, वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगे। और देखिए, जैसे स्त्रियों को उनका सम्मान वापस मिल गया, तो जो भी बड़े बूढ़ों मतलब बड़े और बूढ़े लोग उनको जो भी बातें बताते थे, तो वो भी उनको इम्पोर्टेंस सभी लेडीज देने लगी। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता, तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोलें।
खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। तो देखिए धीरे धीरे उसने कैसे गांव को चेंज किया। पहले क्या होता था, और जो गांव था उससे बाहर एक कस्बा था, और ये इतना दूर था कि 3 दिन वहां तक जाने में चले जाते। और गांव में खेती की जमीन थी, ठीक है, पर वहां पे अच्छा बीज नहीं मिलता था, अच्छी खाद फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते थे, तो खेती अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो खोए हुए आदमी ने गांव वालों को क्या बोला कि हम गांव में ही अच्छे से अच्छे बीज जो है उनके दुकान और जैविक खाद की दुकान गांव में ही खोल लेते हैं, ताकि हमें फिर बाहर जाना न पड़े। वो खुद लोगों को खेत में जाके मदद करता। उसका कुछ नहीं था, खेत भी नहीं था, तो जिनके खेत थे उनको जाके ये मदद करता था। गांव वाले भी बहुत मेहनत करते थे क्योंकि ये उनको हमेशा मोटिवेट करता था। तो गांव वाले भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगे, और धीरे धीरे गांव में बहुत खुशहाली आने लगी। मतलब गांव के जो तालाब थे वो मछलियों से भर गए। मतलब सब जगह पे संपन्नता दिखाई देने लगी। उनके जो पेड़ है वो फलों से लदने लगे, या फिर उनके जो खेत है वो अनाज से लहलहाने लगे। मौसम भी अच्छा रहता था, और ये सबका क्रेडिट वो गांव वाले इस खोए हुए आदमी को देते थे। क्योंकि जब से ये खोया हुआ आदमी आया है तब पूरा उनका जो गांव का जो माहौल है वो सब बदल गया था, सब पॉजिटिव हो गया था। और ये इतना फेमस हो गया था कि आजू बाजू के गांव भी इसके बहुत तारीफ करते थे। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। तो ऐसा आपको तो पता है, आप कितना भी अच्छा काम करो आपका कोई ना कोई शत्रु रहता ही है। शत्रु इन द सेंस जेलस होने वाले लोग। आप कितना भी अच्छा काम करो वो कुछ ना कुछ आपको गलत बोलेंगे ही, या फिर नहीं नहीं आप आपके फायदे का देख रहे हो इसके लिए इतना कर रहे हो ना, ऐसे बोलेंगे ही। ठीक है, आप कितनी मेहनत करते हो वो नहीं देखेंगे, पर उसमें भी वो नुक्स उठाते हैं। तो खोए हुए आदमी के बारे में भी ऐसे ही हुआ। कुछ लोग उसको बहुत क्वेश्चंस, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के उसको देखते थे कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है, इसमें क्या पावर है, और ऐसा थोड़ी होता है, ये कुछ भी बोलता है, ये झूठा है, ऐसे वैसे, ये फंसाएगा एक दिन। तो बहुत सारी अफवाहें कुछ लोग इसके बारे में बोलते थे। पर जब उनकी मुलाकात इस खोए हुए आदमी से होती थी तो उस खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय, मतलब इतना ट्रस्टफुल था उसका चेहरा, इतना सिंपल साधारण भाव, और उसका व्यवहार, बात करने का तरीका, कि वो जो शत्रु है तो उसको खुद पे शर्म आती थी कि इस साधारण व्यक्ति से के बारे में मैं इतना बुरा सोच रहा हूँ। ये तो कितना साधारण है, इसको कुछ नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, अच्छे से बात करता है। तो उनको भी एक टाइम पे ऐसा लगने लगता था कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसके शत्रु भी इसके धीरे धीरे मित्र बनने लगे। आलोचक मतलब शत्रु जो निंदा करता है वो भी उसकी तारीफ करने लगा। धीरे धीरे लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। लोगों को तो यही लगने लगा था, ये जो इंसान है इसके पास कुछ तो मैजिकल पावर है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन देता ही देता है और बहुत आसानी से देता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया, ठीक है, पर खोए हुए आदमी ने ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं की कि मेरे पास कोई मैजिक है। उसने साफ इनकार किया कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था।
खोया हुआ आदमी हमेशा लोगों को यही बताता था कि आपने परिश्रम किया है, इसके लिए आपके खेत में अच्छा अनाज आया है, ना कि मेरी वजह से। आपने अच्छा काम किया, आपने तालाब अच्छे रखे, इसलिए मछलियाँ वहाँ पे ज़्यादा आई है, इसमें मेरी कोई वहाँ पे जादुई शक्ति नहीं है। उसने हर बार खंडन किया कि नहीं नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपका हार्डवर्क है। वह लोगों से, देखिए अभी यहाँ पे कोई बुरा इंसान होता तो वो तो फायदा उठाता, हाँ हाँ मेरे वजह से ही ये हुआ है, पर इसने कभी नहीं बोला कि मेरे वजह से हुआ है। ये हमेशा बोलता था ये आपकी मेहनत है, आपका मेहनत का ये परिणाम है। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वह शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। देखिए कितनी प्यारी बात, कितनी सहज उन्होंने बोली है। मतलब ये खुद खोया हुआ आदमी है, उसको कुछ पता नहीं, मेमोरी लॉस्ट पर्सन है, पर जीवन का इतना गहरा ज्ञान वो बहुत सरल तरीके से बोलता है कि हम सब में ये मैजिकल चीज़ होती ही है। छोटा सा बच्चा हो या बूढ़ा इंसान हो, सबके, अमीर हो गरीब हो, सबके पास एक मैजिक होता है, एक ताकत होती है। वो हमें खुद पहचाननी होगी। ना आपके पेरेंट्स बता सकते हैं वो ताकत, ना मैं बता सकती हूँ, ना कोई आपका टीचर बता सकता है। ये आपको खुद ढूंढना है कि आप में कौन सी वो पावर है। और दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि अपनी जो भी पावर है ना, जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, जो भी आपकी पावर है, वो आप रचनात्मक मतलब क्रिएटिव वर्क में लगाओ, सकारात्मक पॉजिटिव वर्क में लगाओ। बहुत लोगों के पास पावर होती है, पर वो पावर दूसरों को तकलीफ देने में यूज़ करते हैं, तो उस पावर का कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है। सो आपको आपकी पावर एक तो पहचानना है और उसको क्रिएटिव वर्क में लगाना है, उसको सकारात्मक चीज़ों में लगाना है। ठीक है। जुड़ो और जोड़ो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस मुझे इस चैप्टर में लगता है कि हमें खुद के बारे में नहीं सोचना है, मतलब खुद के बारे में सोचकर हमें दूसरे के बारे में भी सोचना है। नहीं मेरा पढ़ के हो चुका तो ठीक है, बस मुझे मार्क्स मिल गए, बोर्ड में अच्छा रैंक आ गया, हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको एज पॉसिबल एज अगर दूसरों को हेल्प करने को मिल रहा है चांस, तो आपको उनको भी हेल्प करना होगा। मतलब आप खुद जुड़ो और दूसरों को भी जोड़ो जो भी काम करोगे। ठीक है। सेल्फिश मत बनिए। आपके पास जितना ज्ञान है, ऐसे मत बोले कि नहीं नहीं मैं इसके साथ क्यों शेयर करूँ, इसको ज़्यादा मार्क्स आ गए तो। ये बहुत बुरी बात है। आपके पास अगर अच्छे से नॉलेज है तो आपको सामने वाले के साथ वो नॉलेज शेयर करना चाहिए, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है। ये बहुत कम लोग करते हैं। आई होप अगर आप करते हैं ऐसा तो इस चैप्टर को सुनने के बाद ये चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट मी, जितना आप किसी को नॉलेज देते हो उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज आपको मिलता है लाइफ में, और इट इज़ वेरी गुड पॉलिसी। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाकों के लोगों में नया विश्वास भर दिया। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आप पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट रखता है ना, तो वो पावर होती है जो आपको इन्हांस करती है। नहीं नहीं नहीं, मेरे मम्मी का मुझ पे बहुत ट्रस्ट है, मैं ऐसे नहीं करूँगी। या फिर नहीं नहीं, मेरे डैडी का बहुत मुझ पे ट्रस्ट है, मैं तो ये करके ही दिखाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और बहुत लोगों के घर में ये ट्रस्ट बच्चों पे नहीं दिखाया जाता है, तो बच्चे वीक हो जाते हैं, उनको नहीं पता। बहुत लोग पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो रिक्वेस्ट है मेरी कि बच्चों को कभी डीमोटिवेट मत करिए, उनको मत बोलिए कि नहीं ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा। आप ट्रस्ट दिखाइए उन पे कि नहीं मुझे पता है तू ये ठान लेगा तो तू ये करेगा, मेरे लिए करेगा। तो ये जो पावर होती है वो बच्चा कैच करता है और वो एटलीस्ट ट्राई तो करता है। पर जब आप उसको निगेटिव, कंटिन्यूसली निगेटिव बोलते हो ना, तो बच्चे को एक ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, और पेरेंट्स भी वही बोल रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया उसकी वजह से, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव पर्सन था, बहुत एनर्जेटिक था और लोगों को भी वो पॉजिटिविटी देता था। पर अंत में वह दिन भी आग पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया।
फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुक धुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बोराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों दरवाजों की झिर्रियों में घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम है। आपको पता है भोपाल दुर्घटना, ये बहुत सारी, अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब कीजिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कारखानों में कि केमिकल्स बनते हैं कारखानों में, और अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो उसका इफ़ेक्ट इतना बुरा, इतना गंदा होता है कि वो जो गैस लीकेज होती है या फिर कोई जो बॉम्ब स्फोट होता है उसका जो चेकिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट, एटम्स का जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे कि जापान में आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में बहुत गहरे परिणाम होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे हुआ। एक बार बहुत गड़गड़ाहट हुआ, सब जगह पे ऐसे ऐसे लगा कि बिजली गिरी कहाँ पे तो, और एक सब धुआं, गंधक 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 को इंग्लिश में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। गंधक एक क्या क्या बोलेंगे आप, केमिकल चीज़ है और जो यूज़ होती है कारखानों में, और इसका जो गैस होता है वो बहुत ही क्या होता है, हानिकारक होता है। तो जब ये विस्फोट हुआ, सभी जो गांव में रहने वाले लोग थे वो घर में चले गए, सब बंद कर दिया। पर ये गंध है, ये फ्रेगनेंस है, ठीक है, तो ये तो बंद दरवाजों से भी अंदर आती है, तो लोगों ने ये महसूस किया। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांवों में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। तो देखिए, ये जब विस्फोट वाली घटना हुई तो दूसरे दिन जब गांव वालों ने, सभी लोगों ने अपने दरवाजे खोले और सब बाहर आ गए, तो उन्होंने ये एक चीज़ नोटिस की कि खोया हुआ आदमी उनको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, वो गायब हो चुका था। और गांव वालों ने बहुत ढूंढा उसको, पर गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे ये गया कहाँ, आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई। आजू बाजू के गाँव में भी देखा, वहाँ पे भी वो नहीं मिला। तो सब सुना सुना लगने लगा सब गांव वालों को कि उसके अभी मधुर गीत नहीं सुनने को मिलेंगे। बच्चे हैरान हैं, बच्चे बेचैन हैं कि कहाँ पे गया है। जो कुत्ते उससे बहुत प्यार करते थे, आपको पता है पेट्स कितने इमोशनल अटैच हो जाते हैं मालिक के साथ, तो कुत्ते रोने लगे, पशु पक्षी भी शांत हो गए, मतलब पूरा सन्नाटा, मतलब ऐसे सब ने महसूस किया। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। देखिए, इतना उन्होंने उस आदमी को चाहा, इतना लगा हो गया उस आदमी के साथ। आप सोचिए, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वो किस परिस्थिति में उस गांव में आया था कि सब बच्चे और कुत्ते उस पर भौंक रहे थे, बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, पर आज वो इंसान इन लोगों में इतना प्यारा बन गया कि जब ये कहाँ पे गायब हो गया तो लोगों को उसकी इतनी याद आती थी उसकी, कि लोगों ने उसके मेमोरी के लिए उसका मूर्ति बनाया और गांव के बराबर बीच में स्थापित भी किया। पंचायत की सभी बैठकें अब इस मूर्ति के पास हुआ करती थी, क्योंकि जब भी खोया हुआ आदमी था तो वो आता था डिसीजन में। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर ही चलेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया चलो खोया हुआ आदमी नहीं है, अभी फिर से हम जाति पाति चालू करेंगे, धर्म अधर्म करेंगे,
ऐसा बिल्कुल नहीं। गांव वाले बहुत समझदार थे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जो मार्ग दिखा है उसी को हम फॉलो करेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। मतलब इट्स अ रियल स्टोरी, ठीक है। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी, न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। कितनी प्यारी बात यहाँ पे लेखक ने बताई है कि आपको पता है हर 10 साल में जनगणना होती है, सेंसस होता है। तो आपके घर पे कुछ लोग आते हैं और आपको पूछते हैं आपका नाम, पता, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म का क्या है, आपके घर पे कितने बच्चे हैं, एक्सेट्रा। तो गांव में भी जब ऐसे जनगणना हुई तो खोए हुए आदमी का इतना परिणाम हो गया था कि लोग अपनी जाति को भूल गए थे कि वो कौन से जाति के हैं, उनको पता ही नहीं था। क्योंकि उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि सब इंसान हैं, कोई जाति कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि काश हमारे शहरों में भी, हमारे गाँवों में भी ऐसा कोई खोया हुआ आदमी आए तो हम भी अपना धर्म भूल जाए, हम भी अपनी जाति भूल जाए और सिर्फ इंसानियत को ध्यान में रखें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये पिता के नाम इस किताब के संग्रह से ये पैसेज लिया गया है। सो आई होप आपको इस खोए हुए आदमी की जो कथा है वो अच्छी लगी होगी। आपने इस कथा को सुनते सुनते इमेजिन किया होगा इस स्टोरी को माइंड में, क्योंकि इस तरह से अगर आप स्टोरी सुनते हो तो वो बहुत देर तक आपके मन में अच्छे से बैठ जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, इसके लिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लोकवाणी, हिंदी लोकवाणी का कंटेंट यूट्यूब पे बहुत कम है, बच्चों को बहुत सर्च करना पड़ता है। तो अगर आप हिंदी लोकवाणी के बच्चे हो तो प्लीज़ आपके ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में या फिर आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। जुड़ो और जोड़ो, ये चीज़ हमने सीखी है इस चैप्टर से, तो आपको भी ये चीज़ रियल लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी। आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको प्राइवेट कोचिंग लगानी है, ऑनलाइन क्लासेस लगवाने हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो। पर प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट क्लासेस पेड क्लासेस होते हैं, सो वो ध्यान में रख के आप मुझे मेल कीजिए। मैं मेल पे आगे का कन्वर्सेशन करती हूँ। धन्यवाद।